ये स्क्रीन शेयर हो रही है बेटा जी। Yes, sir. आज हम जीएसटी के उस क्वेश्चन पर हैं जिसके बारे में आप हर पेपर में क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। चैलेंजेस ऑफ जीएसटी। कई तरह से ये सवाल पूछा जा सकता है। जीएसटी के डिसएडवांटेजेस कह लो आप, जीएसटी के चैलेंजेस कह लो आप, के डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीपल, बिजनेस एंटरप्राइजेस, कंज्यूमर्स, मैन्युफैक्चरर्स, ये लोग कैसे इस चैलेंज को ओवरकम कर सकते हैं, या उनके सामने चैलेंज हैं क्या, जीएसटी के आने से उनको उन पर क्या असर हुआ है, उस पर ये क्वेश्चन है। सो व्हाट आर द challenges that business needs to overcome under the new GST, or what are the disadvantages of GST? Now, challenges of GST or disadvantages of GST. GST is one of the greatest tax reforms since independence of India, as are also the challenges for the business across the whole of India, country as a whole. Like anything else, all is not well and smooth sailing for GST, and therefore there are obviously some challenges for the business and consumers. Following are the disadvantages of GST, or these are the challenges that business needs to overcome under the new GST design. सबसे पहले हम आते हैं challenges for small business enterprises, जो छोटे बिजनेस हैं उनके लिए क्या चैलेंजेस हैं। क्योंकि जो जीएसटी है, जब आप इसके अंदर रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए लायबल हो जाते हैं तो आप चाहे छोटे हैं, चाहे मीडियम हैं, चाहे बड़े हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो स्मॉल बिजनेस एंटरप्राइजेज हैं, जिसको एसएमईज भी कहते हैं, उनके लिए जो चैलेंजेस हैं, नंबर 1, लैक ऑफ नॉलेज। Majority of these small business enterprises were not aware of the changes introduced in GST due to lack of knowledge and awareness. Government was in a hurry to roll out GST even during the financial year, that is from 1st of July, without proper awareness among the small traders. तो जो स्मॉल ट्रेडर्स थे, एसएमईज थे, वो तो पहले भी जब वो पुराने इनडायरेक्ट सिस्टम में, टैक्स सिस्टम में थे, तब भी उनको समझ इतनी नहीं थी। वो क्या करते थे, प्रोफेशनल्स को हायर करके उनसे बनवा लेते थे, रिटर्न भरवा लेते थे। लेकिन वो उसमें एक एडवांटेज था कि वो रिटर्न साल में एक बार भरनी होती थी। लेकिन अब क्या हुआ, अब हर महीने रिटर्न भरनी है, और फिर साल में दूसरी रिटर्न भरनी है, फिर वो सिस्टम सेल का अलग, परचेज का अलग, तो उनको ज़्यादा दिक्कत हो गई क्योंकि उनको इसकी नॉलेज बिल्कुल ही नहीं थी। नंबर 2 पे है बर्डन ऑफ मल्टीपल रिटर्न्स। ये जैसा कि मैंने अभी बताया आपको, जो पुराना सिस्टम था उसमें ज्यादा रिटर्न्स नहीं थी। टैक्स जरूर रंग बिरंगे थे, एक्साइज ड्यूटी था, वैल्यू एडेड टैक्स था,
कुछ स्टेट्स में सेल टैक्स था, कस्टम ड्यूटी टैक्स था, लेकिन उनकी रिटर्नें ज्यादा नहीं थी। अब क्या हुआ, स्मॉल बिजनेस एंटरप्राइज इज forcing the burden of filing multiple GST returns. One has to file as many as 37 returns in one financial year, 3 times in a month and one annual return. तो जो रिटर्न्स भरने की गिनती है वो बहुत ज्यादा हो गई है। एंड ड्रास्टिक चेंज फ्रॉम मैनुअल टू कंप्यूटर, ये उनके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम बनी, छोटे व्यापारियों के लिए। Earlier it was extremely easy system of filing tax returns manually as and when an accountant visits once in a month. तो बहुत से लोग थे जिन्होंने क्या किया हुआ था, अकाउंटेंट हायर किए हुए थे, और वो अकाउंटेंट क्या करता था, महीने में एक ही दिन आता था और उसी दिन वो आपका सारा जो रिकॉर्ड है वो ले जाता था और 1-2 दिन में ही आपका काम करके आपको वापस कर देता था। But under the new regime of GST needs a lot of transformation from manual to electronic, and small business enterprises were never using computers. अब जो छोटे व्यापारी थे वो कहाँ कंप्यूटर यूज करते थे, वो तो उनकी तो किताबें भी जो थी वो महीने बाद ही अकाउंटेंट लिखता था, और कहाँ अब आपको जो इलेक्ट्रॉनिकली कंप्यूटर जो है उसको मेंटेन करना पड़ेगा। बहुत से लोग हैं जो कंप्यूटर को यूज करने में उनको हेजिटेशन है, क्योंकि कंप्यूटर में कोई गलत बटन दबा दिया गया तो हो गया काम, क्योंकि उसको फिर आप रेक्टिफाई नहीं कर सकते। सो इस तरह की प्रॉब्लम्स आने की वजह से अब जो स्मॉल बिजनेस एंटरप्राइजेस थे उनको मैनुअल से कंप्यूटराइज में शिफ्ट होना पड़ेगा। इट बिकम्स ए हेडेक फॉर देम to purchase computers and also hire professionals to maintain books of accounts for GST compliance. अब आपको कंप्यूटर भी हायर करना पड़े, कंप्यूटर भी खरीदने पड़ेंगे, फिर प्रोफेशनल हायर करने पड़ेंगे, फिर वो हर दूसरे तीसरे दिन उसको आना पड़ेगा। और पहले क्या था, अकाउंटेंट जो थे मुझे याद है कि मेरे फादर इन लॉ यही काम करते थे। नाउ ही इज सो ओल्ड के अब नहीं करते। वो महीने में जाया करते थे, 15-20 दुकानें उन्होंने पकड़ रखी थी। वो क्या करते थे, वहां से जाके उनकी किताबें ले आते थे और घर आके उनके सारे बिल चढ़ा के मैनुअली रजिस्टर्स में तैयार कर लेते थे। लेकिन अब उससे काम नहीं चलेगा, अब आपको प्रोफेशनल हायर करना पड़ेगा। और वो जो लोग थे, कोई मैट्रिक पास था, कोई बीए पास था, और उनकी जो फीस भी थी वो कितनी थी, वो महीने के 500 रुपए, 700 रुपए, 1000 रुपए लेते थे। अब आपको प्रोफेशनल हायर करने पड़ेंगे, और कंप्यूटर्स को मेंटेन करना भी कोई आसान काम नहीं है, हैंडल करना भी कोई आसान काम नहीं है। अब वो मांगते हैं 25-25 हजार रुपया। तो छोटे बिजनेस एंटरप्राइज के लिए बड़ी प्रॉब्लम खड़ी होगी। रिटर्न फाइलिंग सिस्टम इज सर्टेनली कॉम्प्लेक्स फॉर देम। रिटर्न फाइलिंग सिस्टम तो है ही कॉम्प्लेक्स, नाउ हैज टू बी हैंडल्ड बाय हार्ड प्रोफेशनल्स ओनली, रिजल्टिंग इन फाइनेंशियल बर्डन ऑन देम। तो यूं कह लो कि 90% लोग ऐसे हैं जो कंप्यूटर पर रिटर्न फाइल नहीं कर सकते। तो उनको तो प्रोफेशनल हायर करने पड़ गए, कंप्यूटर खरीदने पड़ गए, तो नाउ दे आर इन ट्रबल। क्योंकि बिजनेस में एकदम से आपके ऊपर खर्चे पड़ जाए, और ऊपर से एक काम और हो गया, ये 2 साल से कोरोना ने लोगों का सत्यानाश कर दिया। तो उसकी वजह से जो स्मॉल एंटरप्राइज है दैट इज इन ट्रबल, so now has to be handled by hired professionals only, resulting in financial burden on them. Then number 4 पर आती है बात, requires new ERP business software. अब
ये जो सॉफ्टवेयर होते हैं इनकी भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। ये जो सॉफ्टवेयर बनाने वाले लोग हैं ये उनको सॉफ्टवेयर को मेंटेन करने में मेंटेनेंस चार्जेस ही बहुत लेते हैं ये लोग, और बिना सॉफ्टवेयर के कंप्यूटर चलता नहीं है। आपको सॉफ्टवेयर उसमें डालने पड़ेंगे और उसी के थ्रू आप काम करोगे। So even in the old regime of excise duty, value added tax and service tax, most of the businesses were using some software for filing the tax returns called ERPs. इसको Enterprise Resource Planning कहते हैं। Now they have to shift to GST and the transaction will require businesses to change their software by purchasing new GST compliance ERP software. This will lead to increased cost of buying new software. Not only cost will increase in buying them alone, they are supposed to spend on training of employees to use the new software. यहाँ तक कि मैंने अभी बताया आपको, सरकार क्या करती है, हर महीने कोई ना कोई जो बात है उसमें कोई ना कोई प्रोविजन है उसमें चेंज कर देती है, और नतीजा क्या होगा, आपको सॉफ्टवेयर फिर अपडेट कराना पड़ेगा। और जो सॉफ्टवेयर बनाने वाली कंपनियां हैं वो आपसे मेंटेनेंस चार्जेस मांगेंगी, तो उसके बिना वो चलेगा ही नहीं, क्योंकि सरकार ने प्रोविजन चेंज कर दी, आपका सॉफ्टवेयर वहीं पुराना है वहां रुक जाएगा वो। तो ये एक बहुत बड़ी दिक्कत, ये तो, और ये दिक्कत कंटिन्यूस है, ये कोई खत्म होने वाली नहीं है। ये सरकार ये प्रोविजंस में चेंजेस करती जा रही है, और जब से ये एक्ट बना है सैकड़ों चेंजेस कर चुकी है, तो ये प्रॉब्लम खत्म होने वाली नहीं है, ये चलती रहेगी। Then difficulty for SMEs in GST compliance. Small business enterprises are in trouble as they are not completely aware of GST compliance problems. To change over a completely new system of taxation requires a lot of effort to understand it, which these business people lack right now. Most of the small and medium-sized enterprises are worried about filing their tax return in time. जुर्माने लगे हुए थे, आपको फाइन देना पड़ेगा आपकी रिटर्न अगर लेट हो गई, और प्रोफेशनल्स भी जो थे वो उन पर एकदम से वर्कलोड बढ़ गया और हर बंदा उन्हीं के पास जाने लग गया, तो वो प्रॉब्लम और बढ़ गई। तो ये उसकी वजह से जीएसटी के जो प्रोविजंस हैं उनको कंप्लायंस में सबसे ज्यादा दिक्कत जो आ रही है वो स्मॉल एंटरप्राइजेस को आ रही है। इसीलिए मैं आपको बार बार ये कह रहा था शुरू में कि जो ये हमारे खास तौर पर ये सब्जेक्ट हैं, जीएसटी का सब्जेक्ट है, इनकम टैक्स का सब्जेक्ट है, ये वो सब्जेक्ट हैं जिनकी नॉलेज आपको इसलिए होनी चाहिए कि चाहे आप अपना काम करें, अपना बिजनेस करिए आप, चाहे आप जॉब में जाएं, इसके बिना कुछ नहीं होगा, इसके बिना काम नहीं चलेगा। आपको कोई जॉब भी नहीं देगा अगर आपको इनकम टैक्स की और जीएसटी की नॉलेज नहीं है, तो आपको आसानी से प्राइवेट सेक्टर में जॉब नहीं मिलेगी। गवर्नमेंट सेक्टर तो वैसे ही खत्म हो चुका, वो तो भूल जाओ अब कि गवर्नमेंट सेक्टर में कोई जॉब्स रहेंगी, क्योंकि सरकार ने एक नया काम शुरू कर दिया है। आपने देख ही दिया होगा कि सरकार ने सब कुछ बेचना शुरू कर दिया है। हालांकि नारा ये दिया था मैं देश नहीं बिकने दूंगा, लेकिन वो उल्टा था, उसका मीनिंग उल्टा था कि मैं सारा देश बेच ही दूंगा। अब सब कुछ बिक रहा है और गवर्नमेंट सेक्टर ही नहीं रहेगा, ना गवर्नमेंट ना बजे, कहते हैं ना एक कहावत होती है, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। अब जब गवर्नमेंट सेक्टर ही नहीं रहेगा तो गवर्नमेंट की नौकरी ही नहीं रहेंगी, तो आप मांगोगे किससे? तो वो कहानी खत्म होती जा रही है। अब रह गया प्राइवेट सेक्टर,
प्राइवेट सेक्टर में बेटा जी आपको जॉब्स तभी मिलेंगी जब आपके अंदर कोई स्पेशलाइज्ड नॉलेज होगी, क्योंकि जो प्राइवेट एम्प्लॉयर है वो आपको, वो एक सीधी सी बात है, वो मैं आपको एक सिंपल सी एग्जांपल से समझा सकता हूँ कि मैं किसी को, अगर मान लो मैं इंटरव्यू ले रहा हूँ और किसी को पूछता हूँ भाई कितने पैसे लेगा, वो कहता है कि मैं 25,000 रुपये लूंगा, तो सीधी सी बात है कि मैं उसको 25,000 तभी दूंगा अगर वो मुझे 50,000 कमा के देगा। अगर वो किसी काम का नहीं, मेरे मुझे कमा के नहीं दे सकता, तो मैं उसको 25,000 क्यों दूंगा? ये बड़ी सिंपल सी थ्योरी है। तो आप कमा के तभी दे सकते हो किसी को जब आपके पास अगर नॉलेज होगी। अगर आपके पास नॉलेज है ही नहीं तो आप कैसे कमा के दे सकते हो? सो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इसलिए मैं शुरू में आपसे कहा था कि अगर आपको अपना बिजनेस करना है तो भी आपको नॉलेज होनी चाहिए। क्या जरूरत है कि हम 25,000 रुपये महीने पर किसी प्रोफेशनल को हायर करें और अपनी चाबियां उसके हाथ में दें? अगर मुझे खुद ही आता होगा तो मैं उस खर्चे को भी बचाऊंगा और अपने सिस्टम को खुद मेंटेन करूंगा। और अगर मैं जॉब में जाता हूं तो मुझे जॉब ही तब मिलेगी प्राइवेट सेक्टर में अगर मेरे पास ये नॉलेज होगी, राइट? सो जीएसटी कंप्लायंट इनवॉइसेस हम पिछले क्वेश्चनों में भी देख चुके हैं कि मैंने अगर इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम करना है तो मुझे बिल पर माल खरीदना पड़ेगा, बिल पर माल बेचना पड़ेगा। और बिल कैसे बनेगा? जीएसटी में बिल बनाना भी एक प्रॉब्लम है। इट इज स्पेशली important to note that the small and medium sized enterprises have to issue GST compliant invoices before filing their tax returns. क्योंकि आपने टैक्स रिटर्न फाइल करनी है तो उसके लिए आपकी जो इनवॉइस है वो जीएसटी कंप्लायंट होनी चाहिए। Traditionally, all the small and medium sized enterprises are using pen and paper, and this change to digital record keeping is going to be difficult on one hand and massive on the other hand. तो जो लोग एक बिल बुक छपवा के जिन्होंने ढेरों रखी होती थी, हजारों में बिल बुक छपवा ली एक बार और उसके ऊपर कार्बन रख के पेन से बिल काटते थे, तो वो लोग एकदम से उनको सब कुछ छोड़ना पड़ा और छोड़ के आपको कंप्यूटर पर डिजिटल रिकॉर्ड रखना पड़ा। तो और जितना बिजनेस छोटा होगा, छोटा इन द सेंस जैसे अब आपके प्रेमिसेस में 250 तरह की चीजें पड़ी हैं, तो उसमें सबका जो HSN कोड है वो अलग होगा। अब अगर आप जाएं किसी दुकान पर, जल्दी आपको ऐसी दुकानों में जल्दी से बिल इशू नहीं किया जाता। क्यों नहीं किया जाता? क्योंकि HSN कोड भर भर के उस बिल को बनाना कोई आसान काम नहीं है। हाँ, कुछ लोग अब ट्रेंड हो गए हैं लेकिन सारे अभी भी नहीं हुए हैं। तो कहते हैं इनवॉइस एंड टैक्स इनवॉइसेस टू बी इशूड आफ्टर 1st of July आर टू बी GST compliant with all other details like GSTIN, place of supply and HSN code for each item as mandated by the GST Act. हर आइटम का कोड भर के आपको बिल बनाना होगा। तो ये चैलेंजेस थे स्मॉल बिजनेस एंटरप्राइजेस के। अब आते हैं हम बी पॉइंट पर, चैलेंजेस फॉर मीडियम साइज एंटरप्राइजेस, इसको MSCs कहते हैं। सो challenges for MSCs and industries. So increase in operating cost. अब जो मीडियम साइज एंटरप्राइजेस हैं, जो इंडस्ट्री है, उसके चैलेंजेस क्या हैं? सबसे पहले इंक्रीज इन ऑपरेटिंग कॉस्ट। स्मॉल एंड मीडियम साइज एंटरप्राइजेस डू नॉट habitual to employ tax professionals to handle the tax problems. Small and medium enterprises
were filing their tax returns on their own to save operating costs. But under the new GST tax regime, they have no option but to hire the tax professionals to become GST compliant, as this is completely new system, that too on online. No doubt, this will benefit tax professionals on one hand, but small and medium enterprises will have to bear the additional cost of hiring such tax professionals. तो वो तो ठीक है कि कुछ लोगों को प्रोफेशनल्स को काम मिल गया, लेकिन ज्यादा लोग हैं जो वो सफर करेंगे. देन चेंज इन लॉ इन बिटवीन, ये खैर अब बात पुरानी हो गई है, क्योंकि 2017 में हुई थी, लेकिन चैलेंज तो था. From April 17 to June 17, that is for first 3 months of the financial year 2017-18, old system of indirect tax system shall be operational, while from July 17 to March 18, for 9 months, right, new regime of GST shall be applicable. Two types of tax laws in one financial year will end up running both the tax systems parallel, which will certainly create confusion. तो ये अब बात खैर पुरानी हो चुकी है, लेकिन फिर भी एक चैलेंज तो था ही. Then online tax procedure. Many small and medium-sized enterprises are not technically sound, that is, tax savvy, not even having the resources for fully computerized compliance. Sources भी नहीं उनके पास. We know that there should be GST compliance in return filing to be done online across the whole nation. Small and medium-sized enterprises are in small cities shall have to face technology problems. Then tax holidays, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है टैक्स हॉलीडेज का. जो पुराना सिस्टम था इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम, उसमें ये प्रोविजन थी. देयर वर नंबर ऑफ मैन्युफैक्चरर्स इन द फील्ड ऑफ टेक्सटाइल्स, फार्मास्यूटिकल्स एंड फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, FMCGs. ये जो एब्रीवेशंस हैं इनका भी ध्यान रखिए, क्योंकि 5 नंबर में आपसे कोई एक एब्रीवेशन पूछी जा सकती है. So there were number of manufacturers in the field of textiles, pharmaceuticals and fast moving consumer goods industry who were enjoying tax holidays and other state benefit schemes. जैसे हिमाचल में था, ये बद्दी है हमारे पास, और वहाँ क्या था कि यहाँ आप आके फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री लगाइए, आपको 5 साल तक ये टैक्स नहीं देने पड़ेंगे. टैक्स हॉलीडे कहते थे उसको. तो देश में बहुत सी स्टेट्स हैं जहां इंडस्ट्री कम लगी हुई है. वो जो एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको इनवाइट करते थे. जैसे अब आपने देखा पंजाब में समिट चल रहा है 2 दिन से कि जी पंजाब में इंडस्ट्री लगाओ आके, हम आपको बिजली सस्ती देंगे, हम आपको ये देंगे, हम आपको वो देंगे, लाइक दैट. इसी तरह से पहले जब ये इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम था तो उसमें टैक्स हॉलीडेज दिए जाते थे, यानी कि आपको टैक्स ही नहीं देने पड़ेंगे. So under the new GST compliance, it is not clear yet what will be the fate of such schemes. और आज 4 साल हो गए हैं इस बात को, और सरकार ने इसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं दिया है. और वो जो टैक्स हॉलीडेज थे वो उस पुराने सिस्टम के साथ ही अपने आप खत्म हो गए. एट प्रेजेंट इट लुक्स लाइक दैट दे आर गोइंग टू लूज दीज बेनिफिट्स व्हिच विल रिजल्ट इनटू इंक्रीज इन कॉस्ट फॉर दीज इंडस्ट्रीज. नेचुरली जब टैक्स हॉलीडे आपका खत्म हो गया, आप पर जीएसटी लग गया, पहले आप पर वो टैक्स नहीं लग रहे थे, अब आप पर लग जाएंगे क्योंकि सिस्टम ही बदल गया. तो वो जो टैक्स हॉलीडे था आपका वो अपने आप खत्म हो गया. जब वो टैक्स सिस्टम खत्म हो गया तो टैक्स हॉलीडेज भी खत्म हो गए. उससे क्या हुआ, टैक्स बढ़ गया, आपको देना पड़ गया तो कॉस्ट बढ़ गई. अल्टीमेटली इंक्रीज इन कॉस्ट शैल
बी पास्ड ऑन टू द एंड कंज्यूमर, और पहुंचेगा कहाँ वो? कंज्यूमर के पास। दैट इज इंक्रीज इन द प्राइसेस ऑफ सच गुड्स, और उनकी कीमत बढ़ गई, नुकसान सबको हुआ। फिर द बिजनेस हाउस इज डिसरप्टेड। Many business houses, such as cloth merchants of unorganized sector, eateries, drug shops, protested widely against GST design. This has disrupted the business activities across the country. Wherever GST was implemented throughout the world over, there are nationwide strikes and protests. India cannot be an exception to this type of protest. तो वैसे भी एक स्टडी सामने आई है, जिन लोगों ने भी मल्टीपल टैक्स रेट्स के साथ जीएसटी लागू किया, जिन देशों ने भी, वो देश कामयाब नहीं हुए हैं, वहां ये सिस्टम फेल ही हुआ है। तो बिजनेस हाउस डिसरप्ट हुए। आपने देखा बहुत जगह, खास तौर पर जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी उसको तो बहुत ज्यादा नुकसान हुआ, और उन लोगों ने हड़तालें भी बहुत की थी। सूरत गुजरात में सबसे ज्यादा अफेक्टेड इंडस्ट्री रही है अनऑर्गेनाइज सेक्टर में, क्लॉथ मर्चेंट्स की, वहां बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट हुए थे। Then manufacturing SMEs face tax burden. Small and medium-sized enterprises will face hardship in new GST design. It's because of the fact that earlier excise duty was payable only if the turnover was exceeding 1.50 crores. ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम आई है कि पहला जो सिस्टम था हमारा, उसमें एक्साइज ड्यूटी मेरे पर तब लगती थी जब मेरी जो टर्नओवर है वो 1.5 करोड़, 1.5 करोड़ से ऊपर होती थी। लेकिन अब क्या है, बट अंडर द न्यू जीएसटी डिजाइन दिस टर्नओवर लिमिट हैज बीन रिड्यूस्ड टू 20 lakhs ओनली। कहाँ 1.5 करोड़ होने के बाद टैक्स लगता था, कहाँ 20 लाख पर ही लगने लग गया। So it will certainly increase the tax burden on manufacturers in the small and medium-sized enterprises. तो यानी कि जिस आदमी को, जिसने मान लो 1.5 करोड़ से नीचे ही उसकी टर्नओवर रहती थी, उसने तो एक्साइज ड्यूटी कभी दी नहीं, उस पर कभी टैक्स लगा ही नहीं था। लेकिन अब वो लिमिट जो है नए जीएसटी डिजाइन में, जो टर्नओवर की लिमिट है वो तो सिर्फ 20 लाख कर दी गई थी, तो उसकी वजह से उसको दिक्कत बहुत ज्यादा आई, वो टैक्स के जाल में फंस गया। बट देयर इज स्मॉल फेवर फॉर स्मॉल एंड मीडियम साइज एंटरप्राइजेस विद अ टर्नओवर ऑफ 75 लाख, 50 lakhs इन 11 स्पेसिफाइड कैटेगरी स्टेट्स हु कैन ऑप्ट फॉर कॉम्पोजिशन स्कीम। हाँ, एक फेवर इस एक्ट में किया गया है एसएमईज के लिए कि आपको एक ऑप्शन दे दी गई है, और वो ऑप्शन है कि आप कॉम्पोजिशन स्कीम ऑप्ट कर सकते हैं। कॉम्पोजिशन स्कीम का क्वेश्चन अभी हमने नहीं किया है, आ जाएगा आगे वो। और मैंने पहले ही बताया था आपको, कॉम्पोजिशन स्कीम में आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन नहीं करवानी पड़ती, और आपको उसका नुकसान भी है। उसमें मैंने अब बताया था आपको, इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलता उसमें आपको जीएसटी का रजिस्ट्रेशन नहीं करवाना है, लेकिन अगर आपके पास जीएसटी रजिस्ट्रेशन नहीं है तो आपको फिर इनपुट टैक्स क्रेडिट भी नहीं मिल सकता। तो एक ये फेवर कह लो कि 11 स्टेट्स में 50 लाख वाले लोग और बाकी इंडिया में 75 लाख की टर्नओवर वाले लोग जो हैं, जो इनकी टर्नओवर इससे कम है, वो लोग कॉम्पोजिशन स्कीम जो है वो ऑप्ट कर सकते हैं। End up to pay only 1% tax on turnover in lieu of GST and enjoy lesser GST compliances. क्योंकि उनको वो जो 37 रिटर्न है ना तो वो भरनी पड़ेगी, ना उनको प्रोफेशनल हायर करना पड़ेगा,
अपना टर्नओवर पर 1% टैक्स दिया और कहानी खत्म। On the other hand, such small and medium-sized enterprises opting for composition scheme are not eligible for input tax credit. ये उसका नुकसान है, ये मैंने अभी बताया आपको, पहले भी ये बात आपको कई बार बता चुका मैं कि अगर आप कॉम्पोजिशन स्कीम में आते हो और रजिस्ट्रेशन नहीं करवाते हो तो सीधी सी बात है, जो परचेज टैक्स आपने दिया था परचेज करते हुए वो एडजस्ट नहीं होगा, क्योंकि इनपुट टैक्स क्रेडिट आपको मिल ही नहीं सकता। So therefore, it is not easy to be decided by these small and medium enterprises to choose between higher taxes or composition scheme without input tax credits. Really, a tough decision. यानी कि आपको बहुत कुछ सोचना पड़ेगा, बहुत हिसाब किताब लगाने पड़ेंगे कि मुझे जीएसटी में रहना चाहिए कि मुझे कॉम्पोजिशन स्कीम में जाना चाहिए, करते रहो हिसाब किताब। रियली इट इज अ टफ डिसीजन। देन चेंज वाज नॉट इजी। दिस चेंज फ्रॉम वेरियस इनडायरेक्ट टैक्सेस टू a single GST was not easy as such. Neither the government was fully prepared nor the business organizations were ready to accept this new system. But even then, government decided to implement it, that too halfway during the financial year. Certainly not in good taste. It has come to the knowledge of the government that many of the business community has claimed refund even beyond the expectation of the figures of the government. Many frauds have now come up on investigation. Refunds have been claimed fraudulently. लोगों ने और कोई ज्यादा पढ़े लिखे लोग नहीं, एक इधर पंजाब में फाजिलका साइड पर एक लड़का पकड़ा गया जो मैट्रिक पास है, कोई पढ़ा लिखा नहीं है, कोई इंजीनियर नहीं है, कोई कुछ नहीं है, मैट्रिक पास है बस वो लड़का। वो 300 करोड़ रुपए का चूना लगा गया सरकार को फ्रॉडुलेंट रिफंड लेके इसी सिस्टम में पकड़ा गया। खैर लेकिन बहुत से लोग हैं जो नहीं पकड़े गए अभी तक, और उन्होंने अभी भी ये फ्रॉड अभी भी जारी है। फ्रॉड्स आर इंक्रीजिंग, जैसा कि मैंने अभी बताया। अंडर द प्रेजेंट सिनेरियो और इट has come to the knowledge of the business community that how to do frauds only because of reason that there are loopholes in the system of GST. अभी भी लूप होल है, अभी भी हर महीने अखबार में कोई ना कोई खबर छप जाती है कि अभी आज की अखबार में खबर है कि जीएसटी का जो ऑफिसर्स हैं उनको अरेस्ट किया गया है, वो मिले हुए थे फ्रॉडुलेंट के साथ। आज की अखबार की खबर है। अब मेरा ख्याल है हफ्ते में शायद ही कोई दिन बीता हो जब जीएसटी के फ्रॉड की खबरें ना आती हों। जीएसटी एक बात आपको और मैं जो मेरी ऑब्जर्वेशन है वो ये है कि पीछे आपने देखा होगा 2 साल लगभग 1.5 साल सब कुछ बंद रहा, सारे थिएटर बंद हो गए, सारी रेल सर्विसेज ट्रांसपोर्ट सारी बंद हो गई, एयरपोर्ट बंद हो गए, रेलवे बंद हो गई, बसेस बंद हो गई, इवन जो ट्रक्स थे वो बंद हो गए, सारा हिंदुस्तान बंद हो गया। लेकिन आपने किसी ने पता नहीं शायद इस बात को नोट किया कि नहीं किया, अखबारों में खबर ये आती रही जीएसटी का कलेक्शन सरकार का होता रहा। अब आप अंदाजा लगा लो कि अब भी जो जीएसटी का कलेक्शन की जो खबर आती है वो आती है जी 1,10,000 करोड़ रुपए इकट्ठा हो गया। और जब ये कोरोना पीरियड नहीं था लगभग तब भी यही खबर आती थी कि 1 लाख करोड़ रुपए का जीएसटी इकट्ठा हुआ है। अब जो बात मेरी समझ में नहीं आ रही और आज तक नहीं आई
कि जब सारा हिंदुस्तान बंद हो गया, सब कुछ बंद हो गया, तो जीएसटी फिर भी उतना ही है। इसका मतलब जब हिंदुस्तान चलता है तो जीएसटी तो कम से कम उससे 5 गुना ज्यादा होना चाहिए। ये बात मेरी समझ में तो आज तक नहीं आई कि जब सारा हिंदुस्तान बंद हो गया तो जीएसटी कैसे उतना ही था जितना हिंदुस्तान खुले रहने पर था। इसका मतलब ये है कि जब हिंदुस्तान पूरा खुल जाता है या खुला था तो जीएसटी की चोरी दबा के होती है। ये बात यानी कि आप ये जो हमारे पास फैक्ट्स हैं, फिगर्स हैं, उनसे समझी जा सकती है, राइट। देन चैलेंजेस फॉर द गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट के पास चैलेंजेस जो हैं, गवर्नमेंट को क्या चैलेंजेस हुए? ड्यूल गवर्नमेंट सिस्टम है सबसे बड़ा चैलेंज। क्या है हमारे देश में? हमारे देश में ड्यूल गवर्नमेंट सिस्टम है। उससे क्या होता है, जहां तो अब सेंटर में बीजेपी की सरकार है, जिस स्टेट में बीजेपी की सरकार है वहां कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि एक ही हाथ में कमान है। लेकिन जहां दूसरी सरकारें हैं वहां फिर आपको क्लैश है। So we have dual government system in our democratic country where central government and state governments are in different hands. It results in confrontation and those states are suffering which are not in line with the central government. Recently in COVID-19 period, the central government has not compensated state governments the loss which was promised earlier at the time of implementation of GST, that state will be compensated for any loss in the revenue to all those such states. Now the central government is not compensating the states, rather the states are asked to take loan for the said loss amounts and pay interest on that also. और पंजाब भी उसी में है। खबरें छपती रहती हैं क्योंकि पंजाब में सरकार कांग्रेस की थी और 9 स्टेटें ऐसी हैं जहां पर ये कहा गया कि भाई आपका लॉस हम पूरा नहीं कर सकते, जितना लॉस आपका हुआ है उतना हमसे लोन ले लो और उस पर भी ब्याज दो। देखो तो ये जो कॉम्प्लिकेशन है ये गवर्नमेंट के लिए, उस स्टेट गवर्नमेंट के लिए खास तौर पर है जो स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट की लाइन में नहीं है। आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर, as we know very well that whole system of GST is only based on IT infrastructure, which has become ground level problem for the government. यहाँ तो इंडिया में तो ऐसी जगह है जहां मोबाइल नहीं चलता, यानी कि आप उस एरिया में पहुंच जाओ और जहां टावर नहीं है तो मोबाइल लोकेशन जो है वो खत्म हो जाती है, मोबाइल नहीं चलता। तो government has introduced goods and services tax network to implement GST, but in reality our IT network is not of that quality and standard as it was required for the implementation of GST. There are areas in the country where IT network does not work properly and it is not possible to follow the GST compliances. It's not possible to implement the system of GST without IT network support. तो बड़ी सिंपल सी बात है कि अगर मेरा कंप्यूटर ही नहीं चलेगा, इंटरनेट ही नहीं होगा तो मैं क्या करूंगा वहां, कैसे इनकी कंप्लायंस कर सकता हूं। एंड चैलेंजेस फॉर द कंज्यूमर्स, और आज हम देख रहे हैं, आपके सामने है कि कंज्यूमर का क्या हाल है, राइट। मल्टीपल जीएसटी टैक्स रेट्स, देखो जो दुनिया में स्टडी हुई है जीएसटी पर वो ये हुई है, जिन देशों ने एक जीएसटी का रेट रखा हुआ है, चाहे वो 7% है, चाहे वो 8% है, चाहे वो 12% है, उन देशों में तो फिर भी जीएसटी जो है वो एक सक्सेसफुल ऑपरेशन रहा है। लेकिन जिन देशों ने मल्टीपल टैक्स रेट्स रखे हैं
जैसे हमारे यहाँ है 5% से लेकर 28% तक है, वहां ये सिस्टम कामयाब नहीं हुआ है। और अभी भी देखो 2017 का लगा हुआ है और 2021 में आज भी सरकार कुछ चीजों पर टैक्स घटा रही है, कुछ पर घटाने की सोच रही है, क्योंकि इसका मतलब तो साफ है कि प्रॉब्लम है, तभी तो घटाने की बात हो रही है। So different GST tax rates from 5% to 28% is a big problem for the consumers. Even some commodities of daily use have been imposing a tax of 18%, clearly strain on the lower middle class of the society. Then GST on services at the rate of 18%. अब जब ये सर्विस टैक्स शुरू हुआ था ये 5% था और 2017 तक ये 15% तक चला गया था, बढ़ाती गई सरकारें, बढ़ाती गई, 15% हो गया, लेकिन जीएसटी लगते ही 15 से सीधा 18 हो गया. So earlier the service tax on services was 15% in the old regime of Service Tax Act, but now the GST is levied on services at the rate of 18%, resulting in inflation in the cost of services for the consumer stayed at 3%, एकदम से 3% और बढ़ गया. अब जितनी भी सर्विसेज हैं, आप मोबाइल रिचार्ज कराते हो, बिजली का बिल देते हो, पानी का बिल देते हो, आप ट्रेन का टिकट लेते हो, आप एयर टिकट लेते हो, जितनी भी सर्विसेज हैं 133 सर्विसेज हैं इस समय, 133 सर्विसेज जिस पर जीएसटी लगता है और सीधा 18% लगता है. तो नेचुरली कंज्यूमर के लिए ये बड़ी प्रॉब्लम हो गई, राइट. तो ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो एग्जामिनेशन में बहुत बार पूछा जाता है, राइट, और बड़ा पॉपुलर क्वेश्चन है, राइट. सो मैं आपको इसकी फाइल भेज दूंगा, राइट. So we'll be meeting day after now.